जय हिंद साथियों। ईवीएस पर्यावरण की ये फर्स्ट क्लास है जिसमें पीवाईक्यू में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन रहेगी जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे प्रश्न जो आपकी यूपी टेट सुपर टेट एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को आज यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। साथ ही आपका जो यूपी टेट होने वाला है और साथ ही सुपर टेट की एग्जाम्स आने वाली है, इन सभी को ध्यान में रखकर आज की क्लास होगी। और आने वाले समय में हमारे जो कॉन्सेप्टुअल जो कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड जो हमारा वीडियो रहेगा आगे आपकी पर्यावरण की क्लासेस और आपके सुपर टेट के लिए बहुत ही बेहतरीन आपकी क्लासेस रहेंगी। तो आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग समझते हैं प्रश्न को। प्रश्न दिया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक जानवर कौन सा है। देखिए ऑप्शंस आपके दिए हैं। ऑप्शंस आपके हैं शेर है, जायंट पांडा है या हॉर्नबिल है या सफेद भालू है। ऑप्शन ए बी सी आपके दिए हैं। ठीक, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न की अगर बात करें, WWF जो आपका है ये IUCN की एक सहायक संस्था है। देखिए IUCN क्या है, IUCN की एक सहायक संस्था कौन सी है तो WWF। और IUCN हमारा बना कब, तो ये बना था 1948 में। आपको याद रखना है IUCN की स्थापना कब हुई तो 1948 में हुई। और ये कहाँ पर हुई थी तो आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुई थी तो स्विट्जरलैंड में हुई थी इसकी स्थापना 1948 में। और इसी की जो सहायक संस्था है उसे हम क्या बोलते हैं WWF। तो WWF का पूरा नाम क्या होता है आपको याद रखना है। WWF किसकी सहायक संस्था है तो ये IUCN की सहायक संस्था है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी। आपको याद रखना है 1961 में बना हमारा WWF और इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड दोस्तों याद रखना है कि WWF का पूरा नाम एग्जाम में पूछा जाता है क्या है तो विश्व वन्य जीव कोष। इसको हिंदी में भी याद रखिए, विश्व वन्य जीव कोष। ये जो संस्था हमारी है WWF ये बना था कब तो 1961 में। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है तो जो हमारे भारत में इसकी स्थापना हुई थी कहाँ तो इसका हेडक्वार्टर आपका भारत में कहाँ पर है तो आपको याद रखना है ये हमारा मुंबई में है। कहाँ पर है तो दोस्तों याद रखना है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, और ये संस्था का मुख्य जो रोल क्या है तो इस संस्था का मुख्य रोल ये है कि जो भारत में जीव जंतु हैं संकटग्रस्त जीवों का आंकड़ा देता है। साथ में संकटापन्न जातियां और कौन सी जातियों के बारे में जानकारी में मिलती है आपको याद रखना है विलुप्त हो रहे जीवों की जानकारी। और साथ में हमारे जो दुर्लभ जीव जंतु हैं दुर्लभ जीव जंतुओं की जातियों के बारे में क्या होता है आंकड़े जारी करता है। कौन WWF का मुख्य कार्य क्या है तो ये संस्था आंकड़े जारी करती है प्रतिवर्ष और ये बताती है कि हमारे देश में स्तनधारियों की संख्या कितनी है, सरीसृपों की संख्या कितनी है, पक्षी या बीज की संख्या कितनी है। साथ ही हमारे जो पेड़ पौधे हैं जो बहुत ही औषधीय पौधे हैं या अन्य महत्वपूर्ण पौधे हैं या उनकी जो जातियां हैं उनके आंकड़े जारी करता है आपका WWF। तो WWF बना था 1961 में। इसे हम विश्व वन्यजीव कोष के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर भारत में कहाँ है तो मुंबई में। ये किसकी सहायक संस्था है तो आपको याद रखना IUCN की ये सहायक संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई थी तो 1948 में। कहाँ हुई थी तो स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया था कि WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक जानवर कौन सा है तो आपको याद रखना है जॉइंट पांडा। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है तो आपको याद रखना है जॉइंट पांडा हमारा क्या है, गेंड पांडा हमारा क्या है तो आपको याद रखना है गेंड पांडा जो है गेंड पांडा हमारा क्या है तो ये हमारा प्रतीक चिन्ह है WWF का। आपको याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम आपके यूपी टेट सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम्स में। ऑप्शंस दिए हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या गिर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए भारत का अगर प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ऑप्शन में आपने समझ लिया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें ये हमारा कहाँ है तो असम में। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है तो आपको याद रखना है असम में है। और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ये राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। कई बार प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि एक सींग वाले
गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, तो आपको याद रखना है, तो ये हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो ये हमारा मध्य प्रदेश में है। ये हमारा किस राज्य में ये राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हमारा गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात राज्य में, आपको याद रखना है। साथ ही अगर बात करें गिर राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेरों को संरक्षण दिया गया। कई बार ये प्रश्न बना है कि वह भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर बब्बर शेरों को संरक्षित किया गया है। आपको याद रखना है, भारत में बब्बर शेरों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है, तो गुजरात में है, और इसे हम गिर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। तो बब्बर शेर आप जानते हो, जिसके गले में क्या होते हैं, बाल होते हैं, उसे हम बब्बर शेर बोलते हैं। भारत में शेरों की अगर संख्या अगर देखी जाए तो जो आंकड़े हैं, तो भारत में शेरों की संख्या कुछ समय पहले 529 थी, अब 529 से भी अधिक शेर भारत में पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आंसर हमारा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा कहां पर है, तो ये उत्तराखंड राज्य में। आपको याद रखना है कहां स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में। इस राष्ट्रीय उद्यान में आपको याद रखना है 1973 में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी जिसे बोलते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट। आपको याद रखना है, यहाँ से बड़ी हुई क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में कहाँ हुई थी, तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखिए, इसी का नाम बदलकर आज वर्तमान में क्या नाम है, तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। रामगंगा नेशनल पार्क, आपको याद रखना है, इसी राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। किस राष्ट्रीय उद्यान का, तो आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, यही हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे रामगंगा राष्ट्रीय, और इसे 1935 के दौर में अगर बात की जाए, इसे क्या कहा जाता था, इसी का नाम था हेली नेशनल पार्क। देखिए, इसी का क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क। तो हेली नेशनल पार्क पूछे तब भी आपका, देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही दूसरा नाम है हेली नेशनल पार्क। इसे मतलब कॉर्बेट नेशनल पार्क से पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, तो हेली राष्ट्रीय उद्यान। 1935 में से इसका नाम था, लेकिन अब इसका नाम क्या पड़ गया है, तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसी राष्ट्रीय उद्यान में 1973 में एक परियोजना शुरू की गई थी, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। तो भारत में टाइगर को संरक्षित करने के लिए इसी राष्ट्रीय उद्यान को अपना गया था। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, आइए अगला देखते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं अगला, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात करते हैं, ये किससे संबंधित है। देखिए, ओजोन परत से के क्षय को रोकने से, संरक्षित से संबंधित है, या ग्लोबल वार्मिंग से, या अम्लीय वर्षा से, या फोटोकेमिकल स्मॉग से। आइए हम लोग समझ लेते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हमारा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बनता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो ये जो प्रोटोकॉल था हमारा, इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये किस देश में ये सम्मेलन बुलाया गया था, तो कनाडा में। आपको याद रखना है, इस सम्मेलन की शुरुआत भारत में कहाँ हुई थी, तो आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, इसकी शुरुआत भारत में कहाँ हुई थी, तो ये सॉरी, भारत में नहीं, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, ये सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था, तो 1987 में कनाडा में बुलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, दोस्तों कई बार प्रश्न बनता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत को मतलब ओजोन परत को क्षय होने से बचाना। ओजोन परत को क्षय होने से, ओजोन जो लेयर थी उसको क्षय होने से, डीके या क्षय होने से बचाना, इसका मुख्य लक्ष्य था। आपको याद रखना है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, तो ओजोन परत को क्षय होने से बचाना। अब देखिए, अम्लीय वर्षा आप जानते हो, जब SO2 गैस आपकी और NO2 गैस, या आप जानते हो SO3 या NO3, ये आपकी गैसें हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसें जब किससे क्रिया कर जाती हैं, H2O से क्रिया कर जाती हैं। यानी वायुमंडल में क्या होते हैं, पानी के बादल होते हैं, और जो कारखाने, औद्योगिक कारखाने, उनसे निकले हुए धुएं में SO2 और NO2 गैस पाई जाती है। जब वहाँ बादल बनते हैं तो पानी के साथ ये गैसें क्रिया कर जाती हैं। जो पहली बारिश होती है वो हमारी किस नाम से जानी जाती है, इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो एसिड रेन जो होता है, वो जो कारखाने हैं, औद्योगिक इंडस्ट्री है, उनके निकले हुए धुएं में कौन सी गैसें पाई जाती हैं, SO2 NO2, और ये पानी से क्रिया करके किसका निर्माण करती हैं, तो एसिड रेन का निर्माण करती है। ये जो बारिश होती है, ये ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु तालाब में रह रहे हैं, उनको ये हानि पहुंचाती है। तो अम्लीय वर्षा आप जान गए। फोटोकेमिकल स्मॉग की आप बात करें, अगर इसे हम बोलते हैं धूम कोहरा।
धूम कोहरा कहा जाता है, ठीक, कोहरा, सॉरी, धूम कोहरा, फोटोकेमिकल स्मॉग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है। तो जो जब जब गाड़ियों का निकला हुआ धुआं कह सकते हैं, या इंडस्ट्री से निकला हुआ धुआं जब शहरों के ऊपर छाता है और उस समय कोहरा भी छा जाता है, तो कोहरा और धुआं आपस में क्रिया करके जो निर्मित करते हैं वो हमारा कहलाता है फोटोकेमिकल स्मॉग। आपको याद रखना है, फोटोकेमिकल स्मॉग की स्थिति भारत में कहां पर है, तो आप जानते हो हमारी कैपिटल क्या है, दिल्ली। दिल्ली की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा धूम कोहरा देखने को मिलता है दिल्ली में। कहाँ मिलता है, दिल्ली में मिलता है। आपको बड़े लंदन स्मॉग एक घटना हुई थी, आपको पता होगी कि लंदन में एक बार धूम कोहरे की स्थिति बनी थी, और जिसमें कई सारे लोगों की क्या है, कई सारे लोगों की जानें भी गई थी और साथ साथ में बहुत सारे फेफड़ों से संबंधित रोग हुए थे। तो बड़ा ही हानिकारक एक घटना है। जबकि हमारा क्वेश्चन ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के क्षय होने से रोकने का प्रयास किस सम्मेलन में किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया था। ये कब हुआ था, तो 1987 में। और ये कहाँ बुलाया गया था, तो ये कनाडा में बुलाया गया था। ये सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था, तो कनाडा देश में बुलाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है वायु प्रदूषण से संबंधित है, जलवायु प्रदूषण से संबंधित है, ओजोन क्षरण से संबंधित है, आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो क्योटो क्या है, ये एक जापान का शहर था। क्योटो प्रोटोकॉल, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना है। क्योटो प्रोटोकॉल ये कहाँ पड़ता है, तो जापान में। ये सम्मेलन बुलाया गया था पहली बार 1997 में। 1997 में ये जो प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल, ये जापान में हुआ था। और यहाँ की मुख्य समस्या क्या थी, तो यहाँ की जो मुख्य समस्या थी, बढ़ता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना। अब आप जानते हो जब जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में ज़्यादा मिलेगी तो उससे ग्लोबल वार्मिंग, आप जानते हो इसकी अधिकता से सबसे ज़्यादा क्या उत्पन्न होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न होगी। ग्लोबल वार्मिंग, आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी का गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स क्या है, पृथ्वी पृथ्वी का गर्म होना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनेंगे एग्जाम के लिए, कोई ना कोई प्रश्न आपकी सुपर टेट या यूपी टेट और अन्य एग्जामों में भी यहाँ से प्रश्न बनता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, 1997 में। कहाँ हुआ था, तो जापान में। इस लक्ष्य क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकना। और साथ ही इससे कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो आपको याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न था, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। अब आप जानते हो जब पृथ्वी का गर्म होगा तो आइस कैप्स जो हैं आपके, आइस कैप मतलब आप जानते हो जो बर्फ वाले जो आपके हिमखंड हैं वो सारे पिघलेंगे, तो नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। और नदियों का जलस्तर जब बढ़ेगा तो उससे समुद्रों का सी लेवल कह सकते हैं, सी लेवल बढ़ेगा। और बहुत सारी पृथ्वी के जो देश हैं वो पानी में जलमग्न हो जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी फिनोमिना है, एक ऐसा परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, जिससे बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं, बहुत सारी जैव विविधता हमारी नष्ट होगी। भाई ग्लोबल वार्मिंग से हमारी सबसे खतरा बड़ा क्या है, पृथ्वी पर जो देश हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जातियां हैं, वो सब नष्ट हो जाएगी। तो जैव विविधता भी नष्ट होगी, जीव जंतु हमारे कम हो जाएंगे धरती पर। तो इस पर बायोडाइवर्सिटी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। तो इसका मुख्य अगर संबंध अगर देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज हो जाते हैं। अगर क्योटो प्रोटोकॉल जैसी समस्या होगी तो जलवायु में परिवर्तन देखे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है। ओजोन परत अवस्थित है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ओजोन लेयर पर आपका प्रश्न बनता है, ओजोन लेयर हमारी वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है। यदि अगर ये बात करें तो आप जानते हो वायु की कितने परतें होती हैं, 5 परतें हुए, आपको याद रखना है 5 परतें वायुमंडल में कौन कौन सी पाई जाती हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। हमारा पहला वायुमंडल में जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। दोस्तों याद रखिए, क्षोभ मंडल जो हमारा होता है पृथ्वी का वह मंडल होता है जिसे हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं,
ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं दोस्तों। और ये वो मंडल होता है जिसे परिवर्तन मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवर्तन मंडल। इसी को अन्य एक नाम से जाना जाता है परिवर्तन मंडल। देखिए, इसी को परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। और ये परिवर्तन मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का बनना, मौसम संबंधित आंधी तूफान, है ना, ओले कोहरे का पड़ना, वर्षा का होना। तो मौसम परिवर्तन देखा जाता है किस मंडल में, आपसे प्रश्न बनता है तो आपको याद रखना है ये हमारा क्षोभ मंडल है। और क्षोभ मंडल में क्या है? क्षोभ मंडल में बहुत सारी गैसें हैं, ऑक्सीजन है आपका, CO2 है आपका, है ना, नाइट्रोजन है आपको ये, ठीक। तो ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितने? 21%। कितनी होती है? 21%। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वायुमंडल में 0.3% पाई जाती है। नाइट्रोजन की बात करें तो ये हमारा पाया जाता है 78.0841%। याद रखना है, नाइट्रोजन सर्वाधिक वायुमंडल में गैस होती है। और जो और भी गैसें हैं जो हमारी, आर्गन है 1% से आपका कम होता है, लेस देन 1%। और कह सकते हैं और अन्य गैसें जो भी हैं वो लेस देन हैं 1% से भी कम होती हैं। तो आपको सीधे तौर पर याद रखना है, क्षोभ मंडल एक हमारा वायुमंडल का मुख्य भाग है जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सभी जीवित जैविक घटक मुख्य रूप से पाया जाता है, वो उसका पार्ट है। देखिए, अब बात करते हैं समताप मंडल क्या है। समताप मंडल को हम क्या बोलते हैं? समताप मंडल को अगर बात करें तो इसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए दोस्तों, याद रखना है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक। ये जो हमारी जो परत पाई जाती है, इसी में सबसे महत्वपूर्ण गैस पाई जाती है जिसे बोलते हैं ओजोन। देखिए, हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन क्या है? हमारी एक ऐसी गैस है जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच, ओजोन शील्ड, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, इसे हम प्रोटेक्टिंग लेयर भी कह सकते हैं। समताप मंडल में पाई जाने वाली जो ओजोन परत है, इसे हम प्रोटेक्टिंग लेयर के नाम से जान सकते हैं। अब आप जानते हो ये लगातार ओजोन परत जो है आपके किसकी वजह से ये ओजोन परत हमारी घट रही है, तो यहाँ पर एक जो CFC गैस है, CFC को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये हमारे वायुमंडल में, समताप मंडल में जो पाई जाने वाली ओजोन परत है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। CFC हमारा पाया कहाँ जाता है? तो रेफ्रिजरेटर, जो हमारे घर में फ्रिज हैं, रेफ्रिजरेटर आप जानिए, रेफ्रिजरेटर में ये गैस होती है। इस गैस किस रूप में होती है? तो इसे हम बोलते हैं फ्रीऑन। आपको याद रखिए, रेफ्रिजरेटर या कह सकते हैं फ्रिज में पाई जाने वाली गैस को क्या कहा जाता है? प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है, इसे फ्रीऑन नाम से जाना जाता है। और फ्रीऑन किसका रूप है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रूप है। यही अगर बात करें तो हमारे जो फोम है, फोम को अगर जलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? फ्रीऑन निकलेगी। आपने रॉकेट सुने होंगे, रॉकेट का जो धुआं होता है उसमें जो गैस पाई जाती है उसे बोलते हैं क्या? एरोसॉल बोलते हैं। कई बार ये प्रश्न बना है, एरोसॉल कहा जाता है। और ये एरोसॉल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाई जाती है। ये भी बात याद रखना, एरोसॉल हमारा हानिकारक है वायुमंडल की ओजोन परत के लिए। तो ये दूसरी बात हो रही है कि वायुमंडल में दूसरी ये परत पाई जाती है जो हमारे ओजोन परत, इसमें इसी में ओजोन परत पाई जाती है, ये हमारा। इसके बाद हमारा आता है मध्य मंडल। ये वायुमंडल का वह क्षेत्र होता है मध्य मंडल, जिसे मीजोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? मीजोस्फीयर। और मीजोस्फीयर क्या है? मीजोस्फीयर हमारा जो है ये हमारा यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। याद रखिए, यहाँ टेम्परेचर आपका जो होता है 100 डिग्री से, मतलब क्या कह सकते हैं यहाँ, मतलब टेम्परेचर जो होता है मतलब क्या कह सकते हैं 1000 डिग्री तक होता है। बहुत हाई टेम्परेचर होता है क्योंकि इसमें मध्य मंडल में आने वाले जो आपके उपग्रह वगैरह सैटेलाइट जलकर राख हो जाते हैं। या आपने देखा होगा जो गिरते हुए तारे जिन्हें हम लोग बोलते हैं ना, तो वो एस्टेरॉयड भी जलकर राख हो जाते हैं। वो किस मंडल में जलकर राख होते हैं? तो मीजोस्फीयर में। समताप मंडल की ऊंचाई अगर बात करें तो ये कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर? तो 10 से लेकर 50 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्र है हमारा ऊंचाई वायुमंडल में, ये क्षेत्र हमारा समताप मंडल कहलाता है। ठीक, आपको याद रखना। मध्य मंडल के बाद हमारा चौथा जो मंडल है उसे बोलते हैं आयन मंडल। क्या बोलते हैं? आयन मंडल। दोस्तों याद रखना, आयन मंडल भी हमारा महत्वपूर्ण है। ठीक, इस आयन मंडल का ये चौथा मंडल है। और हमारा जो पांचवा मंडल है, आपको पता है, पांचवें मंडल को हम बहिर्मंडल बोलते हैं, इग्जोस्फीयर, बहिर्मंडल। दोस्तों याद रखिए, बहिर्मंडल क्या है? तो आपको याद रखना है, यहीं पर आपकी हीलियम और हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं, हीलियम और हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं। ठीक,
सैटेलाइट आप जानते हो, सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है एक्सोस्फीयर रीजन में, क्योंकि 10,000 किलोमीटर के ऊपर इसकी रेंज होती है, बहिर्मंडल की शुरुआत होती है। तो इस तरह से वायुमंडल की बात, तो ओजोन परत हमारी अवस्थित है, ये प्रश्न था समताप मंडल में। कहां पर अवस्थित है? तो समताप मंडल में। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया, निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरण है? मतलब कौन ऐसी चीज है बायोडिग्रेडेबल है? आपको याद रखना है ऐसे जैव पदार्थ जो हमारे वायुमंडल में डिग्रेड हो जाए, बायोडिग्रेडेबल। तो दोस्तों याद रखिए, बायोडिग्रेडेबल ऐसे पदार्थ जो आसानी से वायुमंडल में कैसे हो जाए, अपघटित हो जाए। आप जानते हो अपघटन की प्रक्रिया हमारे धरती पर कौन करते हैं? तो जीवाणु और कवक। अपघटन करता हमारे क्या है? तो जीवाणु और कवक हमारे अपघटन करता है। बहुत अच्छे से याद रखिए, कोई भी पदार्थ जैविक पदार्थ है, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, तना है, जड़ है, ठीक, जीव जंतुओं के डेड बॉडीज हैं, उनको सड़ाने का काम किसका होता है? तो बैक्टीरिया और फंजाई का होता है। आपको याद रखना है, बैक्टीरिया और फंजाई इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये महत्वपूर्ण, तो कोई भी चीज हम घर में, जैसे बहुत सारे, अब देखिए प्लास्टिक क्या बायोडिग्रेडेबल? बिल्कुल नहीं। ये मतलब हमारी सॉइल में क्या है, मृदा प्रदूषण उत्पन्न करता है प्लास्टिक हमारा, और ये एक तरह से जैव निम्नीकरण इसका नहीं होता है। आपको पता है, पॉलीथीन की बात करो, पॉलीथीन भी सॉइल में बनी रहती है लंबे समय तक, सॉइल पोल्यूशन उत्पन्न करती है, आपको पता है, और ये बहुत बुरा प्रदूषण है मिट्टी के लिए, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को प्रभावित करती है पॉलीथीन। पारा, मरकरी आप जानते हो, लेड, Hg आपका, सॉरी Hg क्या है? ये भी जो आपका हानिकारक है ना। ये भी मिनीमाटा रोग किससे होता है? आपको याद रखिए, मिनीमाटा रोग हम लोगों ने पढ़ा था। मिनीमाटा रोग जो होता है, ठीक, ये आपके पारा या मरकरी की वजह से होता है, अधिकता के कारण। मिनीमाटा डिजीज जो हमारा था, ये कहाँ हुआ था? कई बार प्रश्न बना है। ये हमारा जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान के लोगों ने मछलियां खा ली थी समुद्री, उनके अंदर मरकरी का जमाव था, जिसकी वजह से उन्हें मिनीमाटा रोग हुआ था। अब देखिए, इसमें प्रश्न बना था जैव निम्नीकरण है, तो इसमें रबर कैसा है? ये वायुमंडल में कह सकते हैं जमीन के अंदर ही कैसा हो जाता है? अपघटित हो जाता है। तो जैव निम्नीकृत पदार्थ है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल में आप जानते हो धुआं निकलता है, वायुमंडलीय प्रदूषण होता है। कोयले में भी धुआं निकलता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? दम घोटू गैस है। कैसी है? दम घोटू गैस है। आपको पता है कि अगर अंगीठी आपके घरों में कोयला रखकर आप कमरे को बंद कर सो जाएं तो आप मृत पाए जाएंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन से कितना 240 गुना तेजी से ऑक्सीजन की अपेक्षा हीमोग्लोबिन में घुलती है। तो हीमोग्लोबिन आप जानते हो, कार्बन और हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन में क्या घुल जाती है? तो आपको याद रखना है, हीमोग्लोबिन में आपका क्या हो जाता है? तो आपको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब घुल जाती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। जबकि ऑक्सीजन से अगर हीमोग्लोबिन घुलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक, अगर CO2 घुलेगी, CO2 विथ हीमोग्लोबिन, Hb से रिप्रेजेंट किया जाता है हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन में क्या, हीम एक प्रकार का फेरस या आयरन है, जबकि आपको पता है कि ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन एक रंगावर्णक होता है, जो हमारे ब्लड का रक्त कैसा होता है, उसकी वजह से लाल होता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड Hb से कंबाइन करेगी तो हमारा क्या बनेगा? कार्बामिना हीमोग्लोबिन। याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का बना है, तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन। ठीक, आपको याद रखना कार्बामिना हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से घुलती है। मिट्टी का तेल आप जानते हो, इसको भी जलाना, केरोसिन जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये भी वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है, ये भी हानिकारक है। तो न्यूनतम पर्यावरण किससे होगा? अगर हाइड्रोजन गैस से आपके पर्यावरण में मतलब कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, न्यूनतम पर्यावरण के लिए ये पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करने में है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के रूप में की जा सकती है? तो देखिए, जेट्रोपा का है, मक्का है, पेंगोमिया है, सूरजमुखी है। तो यहाँ पर देखिए, मक्का जो आपका है, गेहूं है, मक्का है ना। तो आप जानते हो अनाजों से क्या बनाई जाती है? आपकी दारू या शराब बनाई जाती है, आपको याद रखना है। तो अनाज जो हमारे हैं, सीरियल्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं, जिसमें गेहूं, बाजरा, जौ ये आपके आते हैं। तो सीरियल्स जो हमारे हैं, कहने का मीन्स ये इसमें मक्का आता है। तो एथेनॉल का उत्पादन किससे किया जाता है? मक्का से। आपको याद रखना, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ठीक, इसके बाद देखो, निम्नलिखित में कौन बायोडीजल की फसल है? इसमें आपसे पूछा गया बायोडीजल प्लांट। देखिए, बायोडीजल प्लांट क्या होता है, आपको याद रखना है। बायोडीजल प्लांट जो हमारा कपास है, गन्ना है, जेट्रोफा है, आलू। ठीक, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा जेट्रोपा का प्लांट जो होता है, यूफॉर्बिया फैमिली। किस फैमिली का ये पौधा है? यूफॉर्बिया फैमिली का ये पौधा है।
आपको याद रखना है इस फैमिली का ये जेट्रोफा जो होता है इससे क्या बनाया जाता है, तो बायोडीजल बनाया जाता है। याद रखना बायोडीजल जेट्रोफा से प्राप्त होता है। आलू जानते हो किस फैमिली का है, सोलेनेसी फैमिली का ये पौधा है। सोलेनेसी फैमिली में और कौन कौन सी चीजें आती हैं, आप जानते हो मकोया आ जाती है, इसके अलावा क्या आता है, बैंगन आता है, इसी में आपका टमाटर आ जाता है, तमाकू आ जाता है, टमाटर हो गया, ये सारे पौधे इस फैमिली के सदस्य हैं। तमाकू हो गया, याद रखना बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सोलोनेसी फैमिली के आलू पोटैटो आप भी आपका इसी फैमिली से बिलोंग करता है, सोलोनेसी से। कपास हो गया लेगुमिनेसी कुल का ये पौधा है, लेगुमिनेसी कुल का पौधा है, याद रखना है ये। आप गन्ना जानते हो, गन्ना ये पोएसी फैमिली का है। पोएसी फैमिली में कौन से पौधे रखे गए हैं, तो आपको याद रखना है इसमें आपका गेहूं आता है। ठीक, गेहूं को आप जानते हो टेटकम स्टाइबम बोलते हैं, धान यानी राइस जो हमारा है। ठीक, तो ये ओराइजा सटाइवा, इसे क्या बोलते हैं, ओराइजा सटाइवा। इसका भी वैज्ञानिक नाम याद रखो, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का, मक्का भी आपका पोएसी कुल का पौधा, अनाज है ना ये, गेहूं बाजरा जौ ये सब अनाज है, तो ये हमारे पोएसी फैमिली के। घासें आ जाती हैं पोएसी में, घासें भी रखी गई, याद रखना है ना। ठीक, इसके अलावा गेहूं टेटकम स्टाइबम हमने बता ही दिया। ठीक, गन्ना भी हमारा किस में आ जाता है, तो आपको याद रखना है स्टाइबम। तो गन्ना भी हमारा ये आपका है, ये शुगर कैन, ये हमारा किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये भी हमारा पोएसी कुल से बिलोंग करता है। तो बायोडीजल प्लांट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जेट्रोफा का पौधा। किसका, जेट्रोफा का पौधा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। देखिए, कोयला प्रदूषण उत्पन्न करता है, परमाणु बम आप जानते हो दुनिया भर का धुआं निकलता है, जहरीली गैसें निकलती हैं। पेट्रोल में वही क्या होता है, 3,4 बेंजोपायरिन, याद रखिए 3,4 बेंजोपायरिन कहाँ पाया जाता है, तो इसमें धुएं में पाया जाता है। इस धुएं में क्या होता है, तो ये हानिकारक है, एक प्रकार का केमिकल है और इससे कैंसर जैसा घातक रोग होता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न ये बना है 3,4 बेंजोपायरिन किस में पाया जाता है, तो पेट्रोल में पाया जाता है, डीजल पेट्रोल में, जिसके धुएं में 3,4 बेंजोपायरिन होता है जो कैंसर रोग उत्पन्न करता है। लेकिन ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं, आप जानते हो सोलर एनर्जी। धरती पर एक मात्र ऐसा सोर्स है जो सबसे ज्यादा अच्छी ऊर्जा बोली जाती है, प्रदूषण रहित ऊर्जा है आपका सूर्य। क्या है, पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा हमारी कैसी है, प्रदूषण मतलब रहित है, यानी ये कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेगा। यहाँ पर प्रश्न दिया, कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन अगर का मुख्य स्रोत क्या है, मतलब इसके दहन से, कोयले के दहन से, पेट्रोल के और बायोडीजल, आप जानते हो जीवाश्म ईंधन है। क्या है ये, जीवाश्म ईंधन है। आप जानते हो कि कोयला पेट्रोल क्या है, हमारे जीवाश्म ईंधन कहे जाते हैं। ये धरती पर कैसे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, डीजल भी लिमिटेड रिसोर्सेस है। अब देखो जीवाश्म क्या होता है, पृथ्वी पर जो जीव फले फूले किसी कारण कर पृथ्वी के अंदर दबकर सुरक्षित हो गए, मतलब बहुत सारे जीव धरती पर उत्पन्न हुए लाखों करोड़ों साल पहले, वो पृथ्वी की मिट्टी में या चट्टानों के अंदर दबकर सुरक्षित हो गए, रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप वो तब्दील हो गए किसमें, कोयला पेट्रोल डीजल बना लिया। वही हमारा क्या है, ये अगर इनके दहन से क्या उत्पन्न होगा, तो आप जानते हो वायु प्रदूषण उत्पन्न होगा। कौन सा प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण मुख्य रूप से होगा, आंसर यहाँ पर वायु प्रदूषण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ। देखिए, कार्बन की जो मात्रा आप जानते हो, कार्बन बहुत हानिकारक है। चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जक देश है, आप जानते हो कार्बन उत्सर्जन देश आपका कौन सा है, तो आपका चाइना सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध कहां से, तो 1997 में प्रोटोकॉल हुआ था, आपको पता है कहां, जापान में, और आप जानते हो किस शहर में, क्योटो शहर में हुआ था। और ये कार्बन क्रेडिट से जुड़ा हुआ, ये शब्द जो आपका है, ये कार्बन डेटिंग जो शब्द आया है ना, क्रेडिट, इस शब्द की उत्पत्ति इसी से शुरू हुई है। ठीक, बाद बाकी मॉन्ट्रियल आपको पता है 1987 में हुआ था। ठीक, अर्थ समिट आप जानते हो, अर्थ शिखर सम्मेलन। चलिए आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा जैव अघटनीय प्रदूषक है, मतलब एस्बेस्टस, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब क्या है, प्रदूषक है। एस्बेस्टस जानते हो ये भी हानिकारक होता है, धातु प्रदूषण है। प्लास्टिक आप जानते हो कभी ना अवघटित होने वाली ये प्लास्टिक होती है। पॉलीथीन आप जानते हो बड़े अच्छे से। सीवेज वाटर आप याद रखिए, सीवेज वाटर हमारा जैव अघटनीय प्रदूषक है, मतलब इसे कूड़ा करकट आ जाता है ना, घर का जो मलमूत्र कूड़ा करकट है ना, घर का कूड़ा करकट याद रखिए, कूड़ा करकट या मलमूत्र, ये सारे पदार्थ गंदे नालों में छोड़ दिए जाते हैं और आप जानते हो इनका क्या हो जाता है, अपघटनीय, यानी इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस क्या कर देते हैं, इसका अपघटन कर देते हैं। तो सीवेज वाटर हमारा बायोडिग्रेडेबल है। कैसा है, बायोडिग्रेडेबल, आसानी से इसको डिग्रेड किया जाता है। आपको याद रखना है बायोडिग्रेडेबल है, मतलब
इसे आसानी से बैक्टीरिया या फंजाई से इसको अपघटित किया जा सकता है। जबकि तीनों चीजें आपकी प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये कैसे हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, अजैव निम्नीकृत है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसे बोलेंगे, यहां से क्वेश्चन जरूर एग्जाम के लिए बनता है, बायोडिग्रेडेबल, तो आपको याद रखना है अजैव निम्नीकृत। इसकी हिंदी क्या होती है? अजैव निम्नीकृत। अजैव निम्न, ऐसे मतलब रासायनिक पदार्थ या ऐसी वस्तुएं जो आसानी से हमारी मतलब वातावरण में अपघटित नहीं होती हैं, उन्हें अजैव निम्नीकृत बोलते हैं। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। तो पॉलीथीन, प्लास्टिक, एस्बेस्टस ये कैसे हैं? पर्यावरण के लिए हानिकारक है, क्योंकि इनका अपघटन नहीं होता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? देखिए, द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, देखिए PAN आपका, ये आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। देखिए, जब दो प्रदूषक आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने के बाद एक नया प्रदूषक पोल्यूटेंट बनाते हैं, तो उसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट या द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। PAN और प्लस आपका ओजोन, आप याद रखिए, ये दोनों क्या है? तो ये द्वितीयक प्रदूषक हैं। क्या है? इन्हें द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। यहां से प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी पोल्यूटेंट किसे कहा जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। ठीक, स्मॉग आप जानते हो, जब धुआं और कोहरा आपस में क्रिया करते हैं, तो धुआं और क्या, कोहरा आपस में मिलते हैं, तो ये क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो आप जानते हो, धुआं और कोहरा आपस में मिलकर धूम कोहरा बनाते हैं, जिसे स्मॉग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मॉग कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड आप जानते हो, इससे SO2 और NO2 गैसों से कौन सी वर्षा होती है? तो SO2 और NO2 जब पानी के साथ क्रिया करता है, किसके साथ? ये दोनों गैसें किससे जुड़ जाएं? अगर पानी से मिल जाएं तो ये क्या बनाएंगी? नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएंगी। तो ये एसिड रेन होगी। क्या होगी? एसिड रेन होगी। इनके मिलने से क्या बनेगा? तो अम्लीय वर्षा बनेगी। भाई मेरे, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, ओजोन आप जानते हो, समताप मंडल में पाई जाने वाली गैस, जो हमारे पृथ्वी को प्रोटेक्ट किए हुए, समताप मंडल में गैस पाई जाती है, ओजोन। ठीक, इसकी ओजोन को मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। याद रखना, ये डॉप्सन है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, आप लर्निंग विल चैनल पर आपको आपके सुपर टेट और यूपी टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही बिंदास और अच्छी क्लास, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हमारे आने वाले सेशन की क्लासेस होंगी, कॉन्सेप्ट बेस होंगी, और बहुत सारी हमारे वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप विजिट कर सकते हैं दोस्तों। तो आप समझिए कि डॉप्सन क्या है, ओजोन को मापने की एक इकाई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में मैनग्रोव ज्वारीय या वनस्पति मुख्यतः होती है। देखिए, मैनग्रोव वनस्पति को हम क्या बोल सकते हैं? तो ये वनस्पति को हेलोफाइट प्लांट भी कहा जाता है। याद रखना, ऐसी ऐसी वनस्पति जो समुद्र के किनारे दलदली भूमि में उगती है, याद रखिए, उन्हें मैनग्रोव वनस्पतियां बोलते हैं। ये जो वेजिटेशन आपकी मैनग्रोव वेजिटेशन है, ये मैनग्रोव वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है? तो समुद्री इलाकों का जो दलदली इलाका होता है, उसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु जो पाए जाते हैं, उसी को मैनग्रोव वेजिटेशन बोलते हैं। इसमें कौन कौन से मुख्य पौधे होते हैं? आपको याद रखना, मुख्य इसमें पौधे होते हैं राइजोफोरा का प्लांट। राइजोफोरा आपका ये कैसी वनस्पति है? मैनग्रोव वनस्पति, राइजोफोरा, आपको याद रखना है। और यहीं पे आपको सोनेरेसिया याद रखना है, सोनेरेसिया, ये भी हमारा क्या है? तो ये राइजोफोरा सोनेरेसिया के प्लांट क्या है? हेलोफाइट वनस्पति है, जो लवणीय भूमि में पाई जाती है। इसी को लवणोद्भिद भी बोलते हैं, लवणोद्भिद प्लांट। लवणोद्भिद पौधे कौन कौन से होते हैं? जो दलदली भूमि में उगते हैं। कहाँ उगते हैं? याद रखना, दलदली भूमि में उगने वाले पौधों को हम क्या बोलते हैं? दलदली भूमि में उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, और इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं? तो राइजोफोरा, एबीसीनिया, एबीसीनिया, और याद रखना एबीसीनिया, याद रखिए, ये कैसा पौधा है? तो आपको याद रखना है, एबीसीनिया का पौधा हमारा क्या है? तो ये एक प्रकार की लवणोद्भिद वनस्पति है। इसकी खास विशेषता क्या है? इसमें बाइविपेरिटी देखने को मिलती है। बाइविपेरिटी मीन्स क्या होता है? बाइविपेरिटी, बात देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें होता है पित्रस अंकुरण, इसे बोलते हैं पित्रस। पित्रस अंकुरण किन वनस्पतियों में पाया जाता है? तो याद रखिए, ये पाया जाता है आपका किसमें? ये पाया जाता है दोस्तों, ये आपके पाए जाते हैं मैनग्रोव वनस्पतियों में। यानी पेड़ के ऊपर जो फल लगा होता है और फल के अंदर जो बीज होते हैं, उन बीजों का पौधे पर लगे हुए फलों में क्या हो जाता है? अंकुरण। बीज अंकुरित हो जाते हैं फल में लगे लगे, और पौधे पर लगे रहते हैं। और जब फल नीचे गिरता है दलदली भूमि में, तो वो अंकुरित बीज होते हैं उसमें, और नए पौधे को जन्म दे देते हैं। तो यही क्रिया हमारी बाइविपेरिटी कहलाती है। ठीक, ये मोस्टली हमने बताया था, ये कहाँ वनस्पति पाई जाती है? तो ये हमारी वनस्पति मुख्यतः सुंदरबन डेल्टा पर देखने मिलती है। सुंदरबन डेल्टा आपने बड़े अच्छे से सुना होगा। ठीक, यहाँ पर ये वनस्पति मुख्य रूप से देखने मिलती है, सुंदरबन डेल्टा
एक बहुत बड़ा क्या होता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा। ये भी प्रश्न याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा हमारा क्या है, सुंदरवन डेल्टा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया है, वन ह्रास का मुख्य कारण है सड़कों का विकास, नदी परियोजना, औद्योगिक विकास, कृषि विकास। देखिए इसमें सबसे ज्यादा हानि किससे होती है, तो इंडस्ट्री जब स्थापित होती है तो सबसे ज्यादा वन को नुकसान होता है। तो सबसे ज्यादा वनों के लिए ह्रास करने, लॉस यानी जो फॉरेस्ट लॉसेस हो रहे हैं इंडस्ट्री एक्टिविटी के कारण, मतलब बहुत सारे शहरीकरण जो हो रहा है, जो उसमें बहुत सारी कारखाने लगाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, तो वो हमारे वनों को लगातार हानि पहुंचा रहा है, क्योंकि बहुत सारा खाली एरिया हम लोग देखते हैं, वहां पर हम लोग फैक्ट्रियां लगाते हैं। ठीक, चलिए अच्छा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है भाई मेरे, तो अगला प्रश्न है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। देखिए यूपी में, असम में, गुजरात में, राजस्थान में। तो राजस्थान हमारा रन ऑफ कच्छ, याद रखिए रन ऑफ कच्छ, ये जो जगह है हमारी रन ऑफ कच्छ, ये मोस्टली आपकी जानी जाती है किसके लिए, ये जंगली गधों के लिए जानी जाती है। ठीक, जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो जंगली गधों की जो प्रजातियां हैं वो मुख्य रूप से जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, रन ऑफ कच्छ में, और जंगली कच्छ हमारे कहाँ, ये गुजरात में। तो जंगली गधे हमारे गुजरात राज्य के रन ऑफ कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं, यह बात याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो गुजरात यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कनाडा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिए विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड। तो विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जो यूनाइटेड यूएसए आपका है, यूएसए में कनाडा आप जानते हो एक देश है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखिए ये हमारा कनाडा ही है। ठीक, कनाडा में आप देखते हो पूरे 12 महीने जहां बर्फ होती है उसी स्थान को हम क्या बोलते हैं, फर्माफ्रॉस्ट। याद रखिए फर्माफ्रॉस्ट, 12 महीने जहां बर्फ से जो ढका हुआ जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं फर्माफ्रॉस्ट। अगला प्रश्न दिया है, सरिस्का एवं रड़मथोर निम्न में किन जानवरों के लिए संरक्षित है, सिंह हो गया, बाघ, भालू। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हिरण के लिए, दोनों, मतलब इसमें सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रड़मथोर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें दोनों में क्या है, हिरण के लिए जाना जाता है। ठीक, अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों में संख्या अधिकतम है। बताइए कौन सा राज्य जिसमें सबसे ज्यादा भारत के राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, तो आप जानते हो एमपी, आप मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, 11 नेशनल पार्क हैं। कितने, 11 नेशनल पार्क कहाँ है, तो एमपी में। जबकि 9 नेशनल पार्क, अगर बात करें 9 नेशनल पार्क हमारे कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, आपको याद रखना है। यानी 9 नेशनल पार्क आपके कहां पर हैं, तो आपको याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 नेशनल। जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में, असम में आप जानते हो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, कौन सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, तो आपको याद रखना है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। देखिए अगर आपका पेट्रोल जलेगा तो उसमें लेड धातु निकलती है, जो क्या है, कैंसर जनक है, कैंसर रोग होता है लेड धातु से, आपको याद रखना है। तो कैंसर जेन उत्पन्न करने वाली धातु है लेड। ठीक, कैडमियम भी हानिकारक धातु है, कैसी है, हानिकारक धातु है, कैडमियम, मरकरी। ठीक, ये तो धातुएं कैसी हैं, तो ये भी हानिकारक हैं, और ये भी आपकी कई सारे रोगों को उत्पन्न करती हैं। तो लेड याद रखना, लेड हमारे पेट्रोल में पाया जाता है। ठीक, आगे अगला प्रश्न देखिए, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के, कि ध्वनि प्रदूषण के। तो वायु प्रदूषण के लिए लाइकेन्स उत्तरदायी होते हैं। लाइकेन्स, जो यहाँ पर प्रश्न कई बार एग्जाम बना है, लाइकेन्स क्या है, सहजीवी जीव, सिम्बायोसिस, सहजीवता। देखिए सहजीवता क्या है, तो सहजीवता दो जीवों के मध्य ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, सहजीवी जीव। तो लाइकेन के अंदर क्या है, लाइकेन के अंदर एल्गी मतलब शैवाल और कवक दोनों पाए जाते हैं। ये दो जीवों से मिलकर बने होते हैं, शैवाल और प्लस कवक का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। तो दो जीव ये पाए जाते हैं साथ साथ, और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ प्रदान करते हैं। लेकिन जहां वायु प्रदूषण होगा वहां लाइकेन्स नहीं उगता है वायु प्रदूषण वाले से, इसीलिए इनको
मतलब गुड इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन, इसीलिए इसको वायु प्रदूषण जहाँ ज्यादा होगा वहाँ ये उगते नहीं है, तो उस स्थान मतलब कैसा होगा, मतलब प्रदूषित स्थान होगा जहाँ शैवाल नहीं उगेंगे, लाइकेंस नहीं होंगे। तो शैवालों और कवक के मध्य आपस में संबंध होता है सहजीविता का। ठीक, आप जानते हो ये शैवाल क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी भोजन का निर्माण करते हैं। बना हुआ भोजन कौन खाता है, कवक, फोटोसिंथेसिस करके भोजन का निर्माण करता है। और कवक का काम क्या है, जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण किसको देता है, तो जल और खनिज लवण देता है किसको, शैवाल को देता है। और भोजन यानी दोनों का एक दूसरे पर एक निर्भरता है, तो ये सजीवता का एक अच्छा उदाहरण देखा जाता है। ठीक, चमोली के रेडी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था, तो आप याद रखिए गौरा देवी, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गौरा देवी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो दोस्तों याद रखना ये आंदोलन शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। और चंडी प्रसाद भट्ट क्या है, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कहा जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, प्रणेता इन्हें कहा जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता किसे माना जाता है, तो चंडी प्रसाद भट्ट। लेकिन गौरा देवी, जो गौरा देवी का संबंध है वो चमोली, देखो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आप जानते हो उत्तराखंड राज्य से हुई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, गौरा देवी कहाँ की थी, तो ये हमारी चमोली और रेडी नामक गांव की ये महिला थी जिन्होंने वनों की कटाई को रोकने का प्रयास किया था। ठीक, आपको नेक्स्ट प्रश्न पर ले चलते हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। हमारे देखिए भारत में कम से कम कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, तो 33% वन होने चाहिए, जबकि हमारे भारत में कितने, लगभग 24.50% लगभग ये क्या है, वन वृक्षारोपण कह सकते हैं। ठीक, वन है हमारे भारत में, ठीक इतना परसेंट है समथिंग, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 25% के आसपास हम लोग हैं। लेकिन ये प्रतिशत कितना होना चाहिए, भारत में वन कितने प्रतिशत होने चाहिए, कम से कम 33% होना चाहिए, इतने वन होने चाहिए, यही बात ये पूछी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अब देखिए कुछ राज्य दिए गए, इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो सबसे ज्यादा हमारे वन क्षेत्र किसके पास है, तो मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया चिपको आंदोलन के प्रणेता, देखिए अभी बता चुके हैं आपको। ठीक, तो यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी उत्तराखंड राज्य से। ठीक, लेकिन चंडी प्रसाद भट्ट क्या है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं। और आप जानते हो एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे, फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिए, तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत भारत में किसने की थी, तो ये बात याद रखना है। इस हरित क्रांति की शुरुआत भारतीय हरित क्रांति के पिता किसे माना जाता है, तो ये आपके हैं एम.एस. स्वामीनाथन। ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, ठीक आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, हैदराबाद में, नैनीताल में, सोलन में या देहरादून में। याद रखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देहरादून राज्य में क्या है, वन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया था। ठीक, ये यहीं पर संस्थान है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शुरुआत की गई थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्रोटेक्शन एक्ट माने अधिनियम होता है। ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1972 याद रखना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो यहाँ पर याद रखना व्हेल शार्क। जानते हो सबसे बड़ा पृथ्वी का जीव बोला जाता है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो व्हेल शार्क है। और भारत की भी सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो व्हेल शार्क ही है। ठीक, पॉइजनस फिश किसे कहा जाता है, तो याद रखिए विषैली फिश आपका पॉइजनस फिश कौन सी है, तो पॉइजनस फिश हमारी आपकी स्टोन फिश होती है, ये भी याद रखना। ठीक, तो आज की प्रश्नों की श्रृंखला में सभी दोस्तों बड़ा ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को यहाँ पर हमने शामिल किया है। साथ ही यूपीटेट और सुपरटेट की तैयारी के लिए आप तैयार रहिए हमारे चैनल पर लर्निंग व्हील पर, और बहुत ही बेहतरीन क्लासेस के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों।